हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग। तो प्रीवियस क्लास में हम लोग पढ़ रहे थे बोर एटॉमिक मॉडल। ठीक है, तो बोर एटॉमिक मॉडल में प्रीवियस क्लास में हम लोगों ने दो कैलकुलेशंस की थी, एक तो बोर रेडियस का और एक वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन का। ठीक है, तो आपको एक आइडिया था कि बोर एटॉमिक मॉडल में क्या था, उसको अपन थोड़ा सा एक बार फिर से रिवाइज कर लेते हैं कि इलेक्ट्रॉन आर रिवॉल्विंग अराउंड द न्यूक्लियस। ठीक है, इन सर्कुलर पाथ कि इस तरीके से कोई सर्कुलर पाथ होगा, उस सर्कुलर पाथ में इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं, रिवॉल्व करते हैं अराउंड द न्यूक्लियस। ये सर्कुलर पाथ मान लेना आप इसको। ठीक है, तो ये सर्कुलर पाथ में इलेक्ट्रॉन इस तरीके से रिवॉल्व कर रहा था अराउंड द न्यूक्लियस इस तरीके से। तो इस इलेक्ट्रॉन की जो वेलोसिटी है उसका फॉर्मूला ड्राइव किया था। उसका जो फॉर्मूला था वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन nth ऑर्बिट, वो कितना था 2.18 इंटू 10⁻⁶ Z/n मीटर पर सेकेंड। ये वेलोसिटी का फॉर्मूला था इलेक्ट्रॉन की। और अगर nth ऑर्बिट की बात करें तो nth ऑर्बिट का जो रेडियस था, nth ऑर्बिट के रेडियस का फॉर्मूला था 0.529 इंटू n² एंगस्ट्रॉम। ठीक है, तो ये दो फॉर्मूलाज इंपॉर्टेंट फॉर्मूलाज जो थे वो हम लोगों ने डिराइव किए थे। ठीक, अब वेलोसिटी और रेडियस के बाद अब बात करते हैं एनर्जी की। ठीक, तो एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो ये एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन जो है यहां पे अगर आप बात करें एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है अपना एनर्जी भी, कि एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन। अब ये जो इलेक्ट्रॉन है ये मूविंग इलेक्ट्रॉन है सर्कुलर पाथ में, तो मूविंग इलेक्ट्रॉन होगा तो इसका मतलब उसके पास कुछ वेलोसिटी होगी, इलेक्ट्रॉन का कुछ मास भी है, तो उस इलेक्ट्रॉन की कुछ काइनेटिक एनर्जी भी होगी। तो इलेक्ट्रॉन के पास याद करो कौन कौन सी एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी होगी। अब ये जो इलेक्ट्रॉन है इसका चार्ज है नेगेटिव और ये जो प्रोटॉन है इसका चार्ज है यहाँ पे पॉजिटिव। तो इलेक्ट्रॉन का चार्ज नेगेटिव, प्रोटॉन का चार्ज पॉजिटिव, तो इन दोनों के बीच में कुछ ना कुछ अट्रैक्शन फोर्स भी होगा। तो जब अट्रैक्शन भी होगा तो वहां पे पोटेंशियल एनर्जी होगी, और इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी है तो वहां पे इलेक्ट्रॉन की काइनेटिक एनर्जी होगी। तो ये आप बोल सकते हो कि जो टोटल एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, कि टोटल एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो जो टोटल एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन है इसको आप लिख देते हैं टीई, मतलब टोटल एनर्जी। तो ये दो एनर्जी का सम होगा, एक होगी इलेक्ट्रॉन की काइनेटिक एनर्जी और दूसरा होगा इलेक्ट्रॉन का पोटेंशियल एनर्जी। तो यहाँ पे दो इलेक्ट्रॉन की, दो टाइप की इलेक्ट्रॉन की एनर्जी है, काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी। अब अगर आपको काइनेटिक और पोटेंशियल पता चल जाए तो आप इजीली टोटल एनर्जी भी इलेक्ट्रॉन की कैलकुलेट कर सकते हो। तो टोटल एनर्जी कैलकुलेट करने के लिए आपको कैलकुलेट करनी है काइनेटिक एनर्जी और दूसरा है आपके पास पोटेंशियल एनर्जी। तो काइनेटिक और पोटेंशियल दोनों अपन कैलकुलेट कर लेते हैं। दोनों को कैलकुलेट करके आप ऐड कर दोगे तो इलेक्ट्रॉन की टोटल एनर्जी आप इजीली बता सकते हो। तो ये जो मेजर ड्रॉबैक था रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल का कि वो इलेक्ट्रॉन की जो एनर्जी है कितनी है वो नहीं बता पाया था। तो आप यहाँ पे बोर मॉडल की हेल्प से इलेक्ट्रॉन की एनर्जी भी बता सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं टोटल एनर्जी के लिए। ठीक, तो पहले लिखते हैं कैलकुलेशन ऑफ काइनेटिक एनर्जी, कैलकुलेशन ऑफ काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी को आप लिखते हो के से। तो ये आपने फिजिक्स में भी बहुत अच्छे से पढ़ाई है कि काइनेटिक एनर्जी किसी भी पार्टिकल की जो है हाफ mv²। तो m यहाँ पे क्या होगा, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, जो भी मूविंग पार्टिकल है। तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन की बात कर रहे हैं तो मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। v क्या चीज है, वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन, वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो अब आपको इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी कितनी है पहले ऑलरेडी कैलकुलेट कर चुके हैं, इलेक्ट्रॉन का मास कितना है वो भी पता है, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन पता होगा आपको। ठीक है, आप बहुत बार पढ़ चुके हैं, 9.1 इंटू 10⁻31 kg, ये इलेक्ट्रॉन का मास पता है। तो इलेक्ट्रॉन का मास आपको पता है, इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी कैलकुलेट कर सकते हो, तो आप इजीली यहाँ पे इलेक्ट्रॉन का जो है काइनेटिक एनर्जी भी कैलकुलेट कर सकते हैं। अब इसको आप रिलेट और भी कर सकते हैं, किस तरीके से, जैसे आपने देखा होगा कि बोर मॉडल में आपने ये लिखा mv²/r, याद आया ये क्या चीज थी, सेंट्रीपिटल फोर्स mv²/r, और इसकी जो वैल्यू आपने लिखी थी k ZE²/r²। तो यहां से आप लिखोगे तो mv² की जो वैल्यू आ गई वो कितनी आ गई, k ZE²/r।
ये एम वी स्क्वायर आ गया के जेड ई स्क्वायर बाई आर। अब आपको लग रहा होगा कि हम क्या लोग करने जा रहे हैं, तो हाफ से मल्टीप्लाई किया, ये भी हाफ से मल्टीप्लाई किया, तो ये हो गया हाफ एम वी स्क्वायर। तो हाफ एम वी स्क्वायर मतलब ये हो गया काइनेटिक एनर्जी। तो काइनेटिक एनर्जी का जो वैल्यू आ गया वो कितना आ गया, हाफ के जेड ई स्क्वायर बाई आर, हाफ के जेड ई स्क्वायर बाई आर। के कांस्टेंट है जो आप इलेक्ट्रोस्टैटिक में लिखते हो ना, के वो वाला कांस्टेंट है, जैसे आपने लिखा था के Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर, तो ये के कांस्टेंट था जो आपने इलेक्ट्रोस्टैटिक में लिखा था। जेड एटॉमिक नंबर है, ठीक, यानी कि नंबर ऑफ प्रोटॉन बोल सकते हो। ई चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन है, और आर क्या है, कितनी डिस्टेंस पे ये इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा है, ये जो रेडियस था, ठीक है, तो इतनी डिस्टेंस पे रिवॉल्व कर रहा है, आर डिस्टेंस पे, या आप इसको बोल सकते हो रेडियस ऑफ आर, मतलब ऑर्बिट, nth ऑर्बिट जो भी होगा इलेक्ट्रॉन का, जिस भी वो ऑर्बिट में रिवॉल्व कर रहा होगा। तो इस तरीके से आपने इलेक्ट्रॉन की काइनेटिक एनर्जी कैलकुलेट कर ली। तो दो फॉर्म में आपके पास काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला आ गया, कौन सा, एक तो इजीली सिंपल हाफ एम वी स्क्वायर। तो हाफ एम वी स्क्वायर में आप एम की वैल्यू पुट करना, वेलोसिटी का कैलकुलेट करने का फॉर्मूला मैं आपको बता चुका हूं, आपने भी कैलकुलेट की थी वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो वहां से आप कैलकुलेट कर सकते हो काइनेटिक एनर्जी। और दूसरा, अगर आपके पास आर दे दे, इतनी डिस्टेंस पे इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा है, तो अगर आर दे देगा तो भी आप इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं। तो ये फॉर्मूले से देखो आप, और वैसे भी आपको पता है फिजिक्स में कि जो काइनेटिक एनर्जी किसी भी पार्टिकल की आती है वो ऑलवेज कैसी आती है, पॉजिटिव, ऑलवेज पॉजिटिव ही आएगी। कहीं भी आपने काइनेटिक एनर्जी कैलकुलेट करनी है तो वो ऑलवेज पॉजिटिव आएगी। क्यों आएगी, क्योंकि काइनेटिक एनर्जी है हाफ एम वी स्क्वायर, तो इसमें हाफ पॉजिटिव है, एम किसी भी पार्टिकल का ऑलवेज पॉजिटिव होगा, वेलोसिटी जो किसी भी पार्टिकल की है, स्पीड जो है वो भी ऑलवेज कैसी होगी, पॉजिटिव ही होगी। तो काइनेटिक एनर्जी कभी भी पूरी फिजिक्स में, केमिस्ट्री में कहीं भी नेगेटिव नहीं होगी, काइनेटिक एनर्जी ऑलवेज पॉजिटिव ही होती है। तो काइनेटिक एनर्जी ऑलवेज पॉजिटिव आएगी। उसका मैग्नीट्यूड कैलकुलेट करने का फॉर्मूला है हाफ एम वी स्क्वायर या फिर हाफ के जेड ई स्क्वायर बाई आर। तो वो अपन देखते हैं कि क्वेश्चन में आप कौन सा यूज करना है, कैसे किस तरीके से यूज होगा आपके पास, ठीक है। तो आपको इतना पता होना चाहिए बेसिक आइडिया कि काइनेटिक एनर्जी कितनी है, हाफ एम वी स्क्वायर, ये आपको पता है, या फिर आप इसको रिलेट कर सकते हो हाफ के जेड ई स्क्वायर बाई आर। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज ये है कि जैसे जैसे आप अवे फ्रॉम न्यूक्लियस जाओगे, न्यूक्लियस से डिस्टेंस पे जाओगे, तो न्यूक्लियस से डिस्टेंस पे जाओगे, इट मींस आर क्या होगा, इंक्रीज, बाकी सब पैरामीटर क्या है, कांस्टेंट है। तो आर इंक्रीज होगा तो इट मींस काइनेटिक एनर्जी क्या होगी, डिक्रीज, काइनेटिक एनर्जी डिक्रीज होगी। तो आर इंक्रीज होने से काइनेटिक एनर्जी डिक्रीज होगी। या फिर आपने पहले भी पढ़ा था कि जैसे जैसे अवे फ्रॉम न्यूक्लियस जाते हो तो इलेक्ट्रॉन की जो स्पीड है वो क्या होती है, कम होती है। तो स्पीड कम होगी तो भी आप रिलेट कर सकते हो कि काइनेटिक एनर्जी क्या होगी, डिक्रीज होगी। तो अवे फ्रॉम न्यूक्लियस जाने पे इलेक्ट्रॉन की काइनेटिक एनर्जी डिक्रीज होती है। इस तरीके के स्टेटमेंट अक्सर एग्जाम्स में पूछ लिए जाते हैं कि अवे फ्रॉम न्यूक्लियस जाओगे तो इलेक्ट्रॉन की काइनेटिक एनर्जी डिक्रीज होगी। तो जो सबसे पहला सेल है उसमें जो इलेक्ट्रॉन की काइनेटिक एनर्जी है वो क्या होगी, मैक्सिमम, सेकंड सेल में थोड़ी कम, थर्ड सेल में उससे कम, फोर्थ सेल में उससे कम। तो इस तरीके से अवे फ्रॉम न्यूक्लियस जाने पे काइनेटिक एनर्जी डिक्रीज होगी, ठीक है। तो ये बात थी काइनेटिक एनर्जी की। अब बात करते हैं पोटेंशियल एनर्जी की। कैलकुलेशन ऑफ पोटेंशियल एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी कैसे कैलकुलेट की जाती है, तो चलिए, तो पोटेंशियल एनर्जी कैलकुलेट करनी मैं आपको बता देता हूं। वैसे आपको इसको बहुत डिटेल में पढ़ोगे जब आप फिजिक्स में इसको सॉल्व करोगे, तो वैसे आपने आई थिंक पढ़ा भी होगा, नहीं पढ़ा तो कोई बात नहीं, यहाँ पे आपको मैं जितनी रिक्वायरमेंट है आपको बेसिक उतनी बता देता हूँ, ठीक है। तो जब भी पोटेंशियल एनर्जी कैलकुलेट करनी है दो चार्ज पार्टिकल सिस्टम की, ठीक है। तो लेट से आपके पास कोई भी चार्ज पार्टिकल सिस्टम है, फर्स्ट चार्ज पार्टिकल जो है उसका चार्ज है Q1, ठीक है, और सेकंड जो पार्टिकल है चार्ज पार्टिकल दैट इज Q2। तो Q1 और Q2 इनके मैग्नीट्यूड हैं चार्ज के, और इन दोनों चार्ज के बीच का जो डिस्टेंस है, डिस्टेंस बिटवीन चार्ज, वो कितना है, R, ठीक है। अब इस चार्ज पार्टिकल सिस्टम की, पूरे सिस्टम की होगी ये, ठीक है। तो जो पोटेंशियल एनर्जी होगी वो होगी K Q1 Q2 बाई R,
ध्यान रखना ये आर स्क्वायर नहीं है, आर स्क्वायर तब आता है जब आप फोर्स कैलकुलेट करते हो, ठीक है ना, अट्रैक्शन या रिपल्शन, वो आता है के Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर। और यहाँ पे आपके पास है पोटेंशियल एनर्जी दैट इज के Q1 Q2 बाई आर। तो ये पोटेंशियल एनर्जी है के Q1 Q2 बाई आर, के वही अगेन कांस्टेंट, Q1 फर्स्ट चार्ज का मैग्नीट्यूड, Q2 सेकेंड चार्ज पार्टिकल का जो भी चार्ज है, और आर डिस्टेंस बिटवीन चार्ज पार्टिकल। अब ये जो चार्ज पार्टिकल है वो दो टाइप के हो सकते हैं, या तो सेम नेचर के या फिर अपोजिट नेचर के, ठीक है। तो इसी के अकॉर्डिंग ही जो पोटेंशियल एनर्जी है उसका मैग्नीट्यूड होगा कि पॉजिटिव या फिर नेगेटिव। तो पोटेंशियल एनर्जी पॉजिटिव भी पॉसिबल है और पोटेंशियल एनर्जी नेगेटिव भी पॉसिबल है, ठीक है। तो कब किस केस में पोटेंशियल एनर्जी पॉजिटिव होगी और किस केस में पोटेंशियल एनर्जी नेगेटिव होगी, तो इसको देखते हैं। तो अगर आपने लिया केस वन, ठीक है, इन केस ऑफ अट्रैक्शन फोर्स, तो आप अट्रैक्शन फोर्स बोल दो या फिर आप बोल दो कि जब चार्ज पार्टिकल का अट्रैक्शन, चार्ज पार्टिकल में अट्रैक्शन कब होगा, जब दोनों कैसे होंगे, अपोजिट नेचर के, ठीक है। तो या तो आप अपोजिट नेचर बोल दो या फिर आप बोल दो कि दोनों के जो बीच का फोर्स है वो कैसा है, अट्रैक्शन फोर्स है ना। तो आप बोल दो नेचर ऑफ चार्ज इज अपोजिट, नेचर ऑफ चार्ज इज अपोजिट, तो अपोजिट नेचर के चार्ज हैं। तो जब भी ऐसा होगा तो उस केस में जो पोटेंशियल एनर्जी होगी वो कैसी होगी, नेगेटिव होगी। अट्रैक्शन के केस में ऑलवेज कहीं भी अट्रैक्शन होगा, पूरी फिजिक्स में भी आप ध्यान रखना, केमिस्ट्री में भी ध्यान रखना कि जब अट्रैक्शन फोर्स होगा किन्हीं भी दो बॉडीज के बीच का, तो उस केस में जो पोटेंशियल एनर्जी होगी वो होगी नेगेटिव। तो आप ऐसा बोल सकते हो कि जो पोटेंशियल एनर्जी होगी वो कितनी होगी, माइनस के Q1 Q2 बाई आर, ठीक है। ये केस वन था। अब देखते हैं केस टू। तो केस टू में क्या होगा, इन केस ऑफ रिपल्शन फोर्स, इन केस ऑफ रिपल्शन बोलोगे तो ये आप बोल सकते हो सेम नेचर ऑफ चार्ज, ठीक है, आइदर बोथ पॉजिटिव और बोथ नेगेटिव। तो इस केस में जो पोटेंशियल एनर्जी होगी वो कैसी होगी, वो होगी पॉजिटिव। तो आप उस केस में बोल सकते हो जो पोटेंशियल एनर्जी होगी उसका मैग्नीट्यूड होगा के Q1 Q2 बाई आर। तो दो तरीके पॉसिबल हैं पोटेंशियल एनर्जी के, आइदर पॉजिटिव और नेगेटिव। अब बात करते हैं अपने केस की। अपना केस मतलब जब आप बात कर रहे हो इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन की, अपन इलेक्ट्रॉन की पोटेंशियल एनर्जी कैलकुलेट करना चाहते हैं, तो उस केस में जो पोटेंशियल एनर्जी आएगी वो कैसी आएगी, वो आएगी नेगेटिव। क्यों नेगेटिव, क्योंकि इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन के जो बीच का है फोर्स वो होगा अट्रैक्शन नेचर का। क्यों, क्योंकि दोनों का अपोजिट नेचर है। तो अब देखते हैं कि कितनी पोटेंशियल एनर्जी होनी चाहिए जो अपने पास सिस्टम है, उस सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी। कैसे, आपने जो लिया न्यूक्लियस का चार्ज कितना, पॉजिटिव चार्ज है Ze, और जो इस तरीके से इलेक्ट्रॉन है इसका चार्ज है कितना E, और इन दोनों के जो बीच का फोर्स है वो कैसा है, अट्रैक्शन फोर्स। तो इन दोनों के बीच का जो फोर्स है वो है अट्रैक्शन फोर्स। तो अभी हम लोगों ने पढ़ा कि अट्रैक्शन फोर्स होगा तो जो पोटेंशियल एनर्जी होगी वो होगी नेगेटिव, और इसका मैग्नीट्यूड जो होगा पोटेंशियल एनर्जी का वो होगा माइनस के Q1 Q2 बाई आर। तो वैल्यू पुट करके देखते हैं पोटेंशियल एनर्जी की कितनी आएगी, माइनस के Q1 कितना, न्यूक्लियस का चार्ज Ze, Q2 कितना, इलेक्ट्रॉन का चार्ज E डिवाइडेड बाई आर। तो आपने लिख दिया पोटेंशियल एनर्जी कितनी, माइनस के Ze स्क्वायर बाई आर। ये आपने पोटेंशियल एनर्जी कैलकुलेट कर ली, माइनस के Ze स्क्वायर बाई आर। अब आपने काइनेटिक एनर्जी कैलकुलेट कर ली, पोटेंशियल एनर्जी कैलकुलेट कर ली, अब आपको चाहिए टोटल एनर्जी। तो टोटल एनर्जी कैसे कैलकुलेट करोगे, अगेन दोनों को ऐड करना है, सिंपल, ठीक है। तो अब दोबारा से एक बार लिख लेते हैं कि आपने कैलकुलेट की काइनेटिक एनर्जी कितनी, के Ze स्क्वायर बाई आर। तो काइनेटिक एनर्जी लिखी कितनी, के Ze स्क्वायर बाई आर। सिमिलर अब पोटेंशियल एनर्जी लिखते हैं। तो पोटेंशियल एनर्जी जो होगी, पोटेंशियल एनर्जी कितनी लिखी है, माइनस के Ze स्क्वायर बाई आर। तो काइनेटिक एनर्जी ऑलवेज पॉजिटिव आती है, पोटेंशियल एनर्जी मे बी पॉजिटिव मे बी नेगेटिव, बट जब हम इस केस में कैलकुलेट कर रहे हैं तो वो आएगी नेगेटिव, ठीक है। तो काइनेटिक एनर्जी पोटेंशियल एनर्जी दोनों लिखी।
अब बात करते हैं टोटल एनर्जी की। तो जो टोटल एनर्जी आती है वो कितनी आती है, काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी, इन दोनों को ऐड किया तो टोटल एनर्जी की जो वैल्यू आ गई वो आ गई कितनी, लिख लो के जेड ई स्क्वायर बाई आर माइनस के जेड ई स्क्वायर बाई 2r था ये, तो 2r माइनस के जेड ई स्क्वायर बाई आर। इसको जब आपने सोल्व किया तो टोटल एनर्जी की जो वैल्यू आ गई वो आ गई माइनस के जेड ई स्क्वायर बाई 2r। तो k पॉजिटिव है, z पॉजिटिव है, e पॉजिटिव है, r पॉजिटिव है, तो जो टोटल एनर्जी आएगी वो भी कैसी आएगी, नेगेटिव। तो जो अपने केस में टोटल एनर्जी आने वाली है वो कैसी आएगी, नेगेटिव। तो इलेक्ट्रॉन की काइनेटिक एनर्जी पॉजिटिव, पोटेंशियल एनर्जी नेगेटिव और टोटल एनर्जी भी नेगेटिव। तो तीनों एनर्जी आपने साइन देख लिया, इनका मैग्नीट्यूड देख लिया। अब इनको क्या फर्दर अपन और सिंप्लीफाई कर सकते हैं, तो सिंप्लीफाई करना होगा तो कैसे, किस तरीके से सिंप्लीफाई करेंगे। तो यहाँ पे जो आपने काइनेटिक एनर्जी पोटेंशियल एनर्जी लिखी तो इसमें अपन क्या करते हैं, आर की वैल्यू पुट कर देते हैं। तो आर की वैल्यू थोड़ी देर पहले आपने कैलकुलेट की थी, कितनी थी, एन स्क्वायर एच स्क्वायर, वो बड़ी सी वैल्यू आई थी, ठीक है। तो वो वैल्यू पुट करेंगे तो जो टोटल एनर्जी की वैल्यू आएगी वो आएगी माइनस के जेड ई स्क्वायर बाई 2 और आर की वैल्यू पुट की तो एन स्क्वायर एच स्क्वायर 4 पाई स्क्वायर एम के जेड ई स्क्वायर, ये वैल्यू आ गई थी, ठीक है। तो ये आर की वैल्यू पुट कर दी। तो ज़्यादा कंफ्यूज मत होना, अपन इसको और सिंप्लीफाई कर लेते हैं और सिंप्लीफाई फॉर्म में आंसर लाएंगे। तो इसको पुट करने के बाद जो आपके पास फाइनल वैल्यू आई एनर्जी की जो फाइनल वैल्यू आई थी वही आ गई माइनस 2 पाई स्क्वायर एम के स्क्वायर जेड स्क्वायर ई टू पावर 4, ठीक है, एन स्क्वायर एच स्क्वायर। अब आपको पता है इसमें सब कुछ कांस्टेंट है, z और n ये दोनों वेरिएबल हैं। तो इनकी वैल्यू पुट करने के बाद जो एनर्जी की वैल्यू आ गई वो आ गई माइनस 2.18 इंटू 10 टू पावर माइनस 18, ये था जेड स्क्वायर बाई एन स्क्वायर और ये था जूल पर एटम, ये एनर्जी आ गई। अब इस जूल को आप कन्वर्ट करना चाहो तो इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कन्वर्ट किया तो ये वैल्यू आ गई माइनस 13.6 इंटू जेड स्क्वायर बाई एन स्क्वायर इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम। तो ये फॉर्मूला सबसे ज़्यादा यूज में आने वाला है आपके, एनर्जी की वैल्यू कितनी, माइनस 13.6 जेड स्क्वायर बाई एन स्क्वायर इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम। अब आप पूछ सकते हो कि सर ये जूल से इलेक्ट्रॉन वोल्ट कैसे आया, तो वो रिलेशन मैं आपको बता देता हूँ कि 1.6 इंटू 10 टू पावर माइनस 19 जूल जो आता है वो आता है 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ठीक है। इस तरीके से आप बता सकते हो, ठीक है। तो आप इसको कन्वर्ट करोगे तो इस तरीके से आपने जूल को सिंपली इजीली कन्वर्ट कर लिया किसमें, इलेक्ट्रॉन वोल्ट में। तो ये आपकी एनर्जी का फॉर्मूला है, जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है वो यही यूज में आने वाला है आपके, ठीक है। अब दूसरा इसके बाद कि आपने टोटल एनर्जी कैलकुलेट कर ली, बट बात कर रहे हैं अपन पोटेंशियल एनर्जी एंड टोटल एनर्जी की, तो उनमें क्या रिलेशन होगा, उनका कैसे यूज करोगे, उनको कैसे अपन कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है। तो इसको दोबारा से देखते हैं। तो पोटेंशियल एनर्जी का अपन फॉर्मूला ड्राइव नहीं करेंगे, ठीक है। जो अपन ने फॉर्मूला लिखा वही फॉर्मूले से कैलकुलेट करेंगे। ये टोटल एनर्जी का फॉर्मूला यूज करेंगे क्योंकि ज़्यादातर क्वेश्चन में टोटल एनर्जी आती है, तो टोटल एनर्जी का फॉर्मूला याद रख लेंगे और टोटल एनर्जी से ही आप कैलकुलेट कर लोगे पोटेंशियल एनर्जी एंड काइनेटिक एनर्जी। तो टोटल एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी, इनमें रिलेशन क्या है, वो रिलेशन भी बहुत इंपॉर्टेंट है, उसको ध्यान से देखिए। इधर आपने लिखा था टोटल एनर्जी, तो टोटल एनर्जी कितनी थी, काइनेटिक एनर्जी क्या थी वैल्यू उसकी, और पोटेंशियल एनर्जी की वैल्यू क्या थी, इसको ध्यान से देखिए एक बार। अगर आप देखोगे तो काइनेटिक पोटेंशियल एनर्जी थी माइनस के जेड ई स्क्वायर बाई आर, काइनेटिक एनर्जी थी के जेड ई स्क्वायर बाई 2r पॉजिटिव थी, और टोटल एनर्जी कितनी थी माइनस के जेड ई स्क्वायर बाई 2r। तो अब इन तीनों में आपस में रिलेशन देखो कि आप ऐसा बोल सकते हो कि जो काइनेटिक एनर्जी है दैट इज माइनस ऑफ टोटल एनर्जी, या फिर इसको बोल सकते हो मोड ऑफ टोटल एनर्जी।
मैग्नीट्यूड देखो दोनों का सेम है बट साइन का डिफरेंस है, ठीक है। और जो पोटेंशियल एनर्जी है वो पोटेंशियल एनर्जी कितनी है, दैट इज ट्वाइस ऑफ टोटल एनर्जी। तो जब भी आपको कोई रिलेशन पूछा जाए, काइनेटिक एनर्जी पूछा जाए रिलेशन में, ठीक है, पोटेंशियल पूछा जाए, तो इन्हीं को ही अपन इंटरचेंज करेंगे, इन्हीं फॉर्मूलाज को, ये जो रिलेशन है वो यूज लेंगे, ठीक है। तो काइनेटिक एनर्जी का या पोटेंशियल एनर्जी का अलग से फॉर्मूला याद नहीं रखना, ओनली फॉर्मूला जो आपको चाहिए वो ये वाला फॉर्मूला, ठीक है। तो टोटल एनर्जी कितनी, -13.6 Z²/m²। तो इसी को ही यूज करके फिर उसके बाद आप ये रिलेशन याद रखना, ये रिलेशन इंपॉर्टेंट है काफ़ी, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है बोथ रिलेशन, इनसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं इस रिलेशन पे बेस्ड। तो इनका यूज करके आप कैलकुलेट कर सकते हो काइनेटिक एंड पोटेंशियल। फॉर्मूला किसका याद रखना है, टोटल एनर्जी का, फिर उसके बेसिस पे आप पोटेंशियल एंड काइनेटिक कैलकुलेट कर सकते हैं। तो अब इसका क्वेश्चन किस तरीके से बनता है ये देखते हैं। देखिए ये क्वेश्चन गिवन है, कैलकुलेट काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी एंड टोटल एनर्जी, ठीक है। तो काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी एंड टोटल एनर्जी आपको कैलकुलेट करनी है, ठीक है, किसमें, एल शेल ऑफ हाइड्रोजन एटम। तो ये इंपॉर्टेंट है, एल शेल और दूसरा है हाइड्रोजन एटम। तो हाइड्रोजन एटम देते ही आपको पता चल गया कि जेड जो एटॉमिक नंबर है वो कितना होने वाला है, 1। क्यों है, क्योंकि आपको क्वेश्चन में जो गिवन है वो है हाइड्रोजन एटम। तो हाइड्रोजन एटम इट मीन्स जेड की वैल्यू कितनी, 1। दूसरा आपको गिवन है एल शेल, तो एल शेल है, तो एल शेल से आप क्या एन की वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हो, आपको पता है के एल एम एन इस तरीके से चलते हैं ये, ठीक है। तो के मतलब फर्स्ट शेल, एल मतलब सेकंड शेल, तो एल शेल है तो इसका मतलब एन का वैल्यू कितना होगा, 2। एन का वैल्यू 2 है, जेड का वैल्यू 1 है। अब आपसे पूछा गया है काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी एंड टोटल एनर्जी। तो अब आपको पता है कि आपके पास काइनेटिक एनर्जी का डायरेक्ट कोई भी फॉर्मूला नहीं है, काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला नहीं है आपके पास, पोटेंशियल एनर्जी का भी कोई फॉर्मूला डायरेक्ट नहीं है, बट आपके पास है टोटल एनर्जी का फॉर्मूला, ठीक है। तो कभी एग्जाम में भी आपको टोटल एनर्जी पूछा जाए तो एनर्जी का मतलब टोटल एनर्जी ही होगा, ठीक है। तो टोटल एनर्जी का फॉर्मूला जो है वो है -13.6 Z²/n² इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ये फॉर्मूला है, ठीक है। तो आपने लिखा भाई -13.6 Z कितना 1, n कितना 2² इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो ये जो टोटल एनर्जी है इलेक्ट्रॉन की वो आ गई कितनी, ये सोल्व करोगे तो -3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ये टोटल एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन आ गया, ठीक है। अब ये टोटल एनर्जी आ गया, अब आप इजीली कैलकुलेट कर सकते हो काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी। तो अब आपको पता है कि काइनेटिक एनर्जी क्या था, माइनस ऑफ टोटल एनर्जी, तो वैल्यू पुट कर दो, काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू माइनस टोटल एनर्जी कितना, -3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, तो ये वैल्यू कितनी हो गई, +3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। और जो पोटेंशियल एनर्जी है उसका फॉर्मूला क्या था, क्या रिलेशन था, ट्वाइस ऑफ टोटल एनर्जी। तो आप इसको लिख सकते हो ट्वाइस ऑफ -3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो जो पोटेंशियल एनर्जी होगी वो कितनी होगी, -6.8 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अब आप इसको क्रॉस वेरीफाई भी कर सकते हो कि काइनेटिक और पोटेंशियल दोनों को सम करके देखो आप कि काइनेटिक प्लस पोटेंशियल इन दोनों का सम किया तो अगर वो टोटल एनर्जी के इक्वल आ रहा है, इट मीन्स जो आपने लिखा वो कहीं ना कहीं सही लिखा है, ठीक है। तो इस तरीके से आप इनको क्रॉस वेरीफाई भी कर सकते हो, ठीक। तो इस तरीके के आपको काइनेटिक एनर्जी पूछा जाए या पोटेंशियल पूछा जाए तो आपको पहले टोटल एनर्जी ही कैलकुलेट करनी होगी। वैसे आपने यहाँ से देखो, अगर क्वेश्चन में टोटल नहीं पूछा होता, ओनली काइनेटिक एंड पोटेंशियल पूछा होता, तो भी आप पहले क्या करते, टोटल कैलकुलेट कर लेते, फिर उसके बाद काइनेटिक एंड पोटेंशियल भी कैलकुलेट इजीली हो जाती। तो इस तरीके के क्वेश्चन बनते हैं। देखिए इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, कैलकुलेट द एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन फर्स्ट, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ शेल ऑफ हाइड्रोजन एटम, ठीक है। तो फर्स्ट शेल, थर्ड, सेकंड, थर्ड, फोर्थ शेल में हाइड्रोजन एटम की आपको एनर्जी कैलकुलेट करनी है। तो एनर्जी आपको कुछ भी नहीं बोला, एनर्जी लिखा है, इट मीन्स टोटल एनर्जी ही होगा, क्योंकि क्वेश्चन में आपको मेंशन नहीं करेगा टोटल एनर्जी, एनर्जी मीन्स टोटल एनर्जी ही होता है, तो आपको टोटल एनर्जी ही कैलकुलेट करनी है। अब टोटल एनर्जी आपको कैलकुलेट करनी है किसमें, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ शेल ऑफ हाइड्रोजन एटम। तो हाइड्रोजन एटम है तो इट मीन्स आपको पता चल गया कि जेड का वैल्यू कितना, 1। अब आपको कैलकुलेट करना है फर्स्ट शेल में, ठीक है। तो फर्स्ट शेल में आपको कैलकुलेट करनी है, फर्स्ट शेल में कैलकुलेट करनी है, इट मीन्स एन की वैल्यू कितनी, 1। तो इसको आपने लिख दिया E1।
तो E1 की वैल्यू कितनी -13.6, Z कितना 1 स्क्वायर और N कितना 1 स्क्वायर, Z स्क्वायर बाई N स्क्वायर। तो ये वैल्यू आपके पास आ गई -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अब देखते हैं सेकंड शेल। तो ये सेकंड शेल जो होगा तो इस केस में N का वैल्यू जो होगा वो होगा 2 और इसको आपने लिख दिया E2, तो ये वैल्यू है -13.6, Z कितना 1 स्क्वायर, N कितना 2 स्क्वायर, तो इसको आपको लिखा तो -13.6 बाई 4, तो ये वैल्यू आएगी -3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक, इसी तरीके से आपने लिखा थर्ड शेल। थर्ड शेल तो N का वैल्यू 3, तो इसमें पुट कर दो E3 का वैल्यू कितना -13.6 कितना 1 स्क्वायर अपॉन ये आएगा 3 स्क्वायर और ये होगा -13.6 बाई 9, तो ये वैल्यू आप लिख सकते हो -1.51 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। फोर्थ शेल है तो N की वैल्यू कितनी 4, तो E4 की वैल्यू जो होगी वो होगी -13.6 1 स्क्वायर अपॉन 4 स्क्वायर, ये वैल्यू आएगी -13.6 डिवाइडेड बाई 16, तो -0.85 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो इस तरीके से आपने एनर्जी लिखी। तो अब आप बोलोगे सर आप पागल हो गए हो, सब में सेम ही फॉर्मूला लगना है, तो आपने इतनी कैलकुलेट क्यों की 1 2 3 4 की, है ना। तो ये इसलिए मैं बता रहा हूं कि ये जो वैल्यू है E1 E2 E3 एटलीस्ट 1 2 3 और 4, तो ये चारों वैल्यू तो आपको टिप्स पे पता होनी चाहिए। किसके लिए? हाइड्रोजन एटम के लिए। अगर हाइड्रोजन एटम के लिए ये वैल्यू आपको पता है तो जो आप न्यूमेरिकल सोल्व करोगे तो उनमें जो क्वेश्चंस हैं वो काफ़ी ईजी हो जाएंगे, आपके बिना एफर्ट के कम कैलकुलेशन में और कम टाइम में आप इजीली सॉल्व कर सकते हो। तो आपको पता होना चाहिए। चलो रिवाइज करते हैं। E1 की वैल्यू कितनी, हाइड्रोजन एटम की बात कर रहे हैं, तो E1 की वैल्यू -13.6, E2 कितना -3.4, E3 कितना -1.51 इलेक्ट्रॉन वोल्ट और E4 कितना -0.85 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो हाइड्रोजन एटम के लिए चारों लेवल की एनर्जी का पता आपको होना चाहिए, याद होनी चाहिए, आपको टिप्स पे पता होना चाहिए। अब ऐसा नहीं है कि आप कैलकुलेट नहीं कर सकते, आप इजीली एग्जाम में कैलकुलेट कर सकते हो, ठीक है। डेफिनेटली कोई ऐसी बड़ी कैलकुलेशन नहीं है, बट कुछ क्वेश्चंस ऐसे होंगे जिनमें अगर आपको डायरेक्ट पता होगा तो आप क्वेश्चन को बिल्कुल कम कैलकुलेशन में और बिल्कुल टिप्स पे बिना पेन मूव किए आप इनको इजीली सॉल्व कर सकते हैं अगर आपको ये चारों वैल्यूज पता होंगी तो हाइड्रोजन के लिए कितनी -13.6, -3.4, -1.51 और फोर्थ कितना E4 की वैल्यू कितनी -0.85 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, अगर ये आपको वैल्यूज पता है। ठीक है, अब आपको ये पता है फॉर ए पर्टिकुलर एटम अगर आपने कोई पर्टिकुलर एटम ले लिया, मतलब आपने Z क्या कर दिया, फिक्स कर दिया। Z आपने क्या ले लिया, कांस्टेंट ले लिया। तो Z कांस्टेंट लिखा तो आपने लिखा E इज प्रोपोर्शनल टू 1/n²। इस तरीके से आप लिख सकते हो, यानी कि आप इनका रेशियो लिखोगे E1 रेशियो E2 रेशियो E3 रेशियो E4 रेशियो E5। तो ये कितना आएगा 1/1/4 रेशियो 1/9 1/16 1/25, इस तरीके से। तो ये जो रेशियो आ गए कितने, E1 E2 E3 E4 E5 कितने आ गए 1/4 1/9 1/16 1/25, इस तरीके से ये रेशियो आ गए E1 E2 E3 E4 5 E5 के। बट ये ध्यान रखना ये कब है, जब Z क्या था आपका, कांस्टेंट था। मतलब एक पर्टिकुलर एटम की बात कर रहे हो आप, तो उस पर्टिकुलर एटम के लिए जो एनर्जी लेवल का जो रेशियो है वो इस तरीके से आएगा। ठीक है, अब इनका यूज क्या है, किस तरीके से कैलकुलेट कर सकते हैं, तो देखिए इधर। ठीक है, इधर एग्जांपल लिख लेते हैं। इफ एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन फोर्थ शेल ऑफ hydrogen atom is E unit, then find the energy of electron
इन द फिफ्थ शेल ऑफ हाइड्रोजन एटम। ठीक है, अब आपको क्वेश्चन में क्या गिवन है कि उसने बोला हाइड्रोजन एटम में फोर्थ शेल का जो एनर्जी वो कितना है, ई है, और आपको किसका पूछा गया है, फिफ्थ एनर्जी लेवल का एनर्जी रेशियो, एनर्जी आपको कैलकुलेट करना है। तो कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को सॉल्व? देखो, अगर आपको रेशियो पता है, मैंने आपको सिखा रखा है कि E4 कितना रेशियो E5, तो इनका रेशियो कितना होगा 1:16, और ये कितना 1:25। तो आप इसको ऐसे बोल सकते हो कि E4 रेशियो E5। ठीक है, तो ये रेशियो कितना होगा 1/16 और ये 1/25। तो आप इनको बोल सकते हो 25 रेशियो कितना 16। अब E4 की वैल्यू गिवन है, कितनी है, E4 की वैल्यू E गिवन है, तो ये आपने E लिखा। E5 का एनर्जी आपको कैलकुलेट करना था, ये होगा 25/16। तो आप इजीली कैलकुलेट कर सकते हो, E5 की वैल्यू कितनी होगी 16/25 इंटू E। ठीक है, इस तरीके से आपका क्वेश्चन देखो कितना इजीली बिना एफर्ट के ज़्यादा कैलकुलेशन के सॉल्व हो गया, अगर ये आपको रेशियो इस तरीके से पता था। ठीक है, अब इसमें कुछ भी पूछ सकता है, वो फिफ्थ एनर्जी लेवल का आपको काइनेटिक एनर्जी पूछ लेता, पोटेंशियल पूछ लेता, कुछ भी पूछ लेता, तो आप इजीली इसको कैलकुलेट कर सकते थे। तो ये हुआ एनर्जी के रिगार्डिंग। ठीक है, एनर्जी इस तरीके से आपके फॉर्मूलाज यूज आएंगे एनर्जी के। ठीक है, तो आपको एनर्जी कैलकुलेट करनी है। तो एनर्जी के फॉर्मूला जो है वो कौन कौन से हैं, -13.6 Z² इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम। ठीक है, अब अपन इन तीनों जो अपने टॉपिक हो गए, रेडियस, एनर्जी और कौन सा वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो इन तीनों को कंबाइन करके जो क्वेश्चंस बनते हैं, कुछ एक दो क्वेश्चन अपन वैसे कर लेते हैं। अब ये क्वेश्चन देखिए। ठीक है, इस क्वेश्चन को देखना, इस क्वेश्चन को सोल्व करते हैं, अपने सारे फंडे क्लियर हो जाएंगे इस क्वेश्चन को करने पे। ठीक है, तो सारे फॉर्मूलाज रिवाइज हो जाएंगे। उसने बोला है कि पोटेंशियल एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन एन ऑर्बिट ऑफ हाइड्रोजन एटम इज -6.8 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, देन कैलकुलेट टोटल एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन, वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन, रेडियस ऑफ दैट ऑर्बिट और एंगुलर मोमेंटम ऑफ इलेक्ट्रॉन इन दैट ऑर्बिट। ये आपको कैलकुलेट करना है। अब आपको पोटेंशियल एनर्जी गिवन है कितनी, -6.8 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अब पोटेंशियल एनर्जी पता है, तो टोटल एनर्जी आप कैलकुलेट कर सकते हो। क्या रिलेशन आएगा, पोटेंशियल एनर्जी डिवाइडेड बाई 2, तो आएगी -3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अब आपको पता है कि हाइड्रोजन में -3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट जो एनर्जी आती है वो किसकी आती है, कौन से ऑर्बिट में आती है, वो आती है सेकंड ऑर्बिट में। याद करो, फर्स्ट ऑर्बिट कितना -13.6, सेकंड ऑर्बिट कितना -3.4 वोल्ट और थर्ड ऑर्बिट कितना -1.51। तो इस तरीके से आपका एक स्टेप सेव हो गया कि आप बिना कैलकुलेशन के ही निकल गए यहाँ से। तो आप लिख सकते हो सिमिलरली बिल्कुल इजीली कि n की वैल्यू कितनी 2, डायरेक्टली n की वैल्यू कितनी 2। तो आप इजीली कैलकुलेट कर दिया। तो फर्स्ट पार्ट तो हो गया आपका टोटल एनर्जी कितनी -3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, तो इसका आंसर तो आ गया -3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। n का वैल्यू आ गया 2। अब n पता है, z पता है, तो आपसे क्वेश्चन में जो भी पूछा जाए आप इजीली कैलकुलेट कर सकते हो। तो आप सेकंड पार्ट करते हैं, V2 कितना 2.18 इंटू 10⁻6 Z/n, तो Z 1/2, n कितना 2, Z/n मीटर पर सेकेंड। तो ये वैल्यू कितनी आएगी 1.09 इंटू 10⁻6 मीटर पर सेकेंड, ये वेलोसिटी आ गई। थर्ड पार्ट क्या था, R3 रेडियस कितना है 0.529 n²/z एंगस्ट्रॉम। तो ये वैल्यू पुट कर दो, 0.529 n कितना 2² कितना 1 एंगस्ट्रॉम। तो R3 की वैल्यू कितनी हो गई 0.529 इंटू 4 एंगस्ट्रॉम। ठीक, थर्ड पार्ट हुआ। फोर्थ पार्ट जो है वो है एंगुलर मोमेंटम। ठीक है, एंगुलर मोमेंटम, तो एंगुलर मोमेंटम कितना है mvr। तो अब आप ध्यान रखना कि m पता है, v पता है, r पता है डायरेक्टली, बट इसका एक और इजी मेथड है। mvr कितना nh/2π, तो n की वैल्यू पुट करो, h की वैल्यू पुट करो, तो n कितना 2h/2 और पाई, तो ये 2 से 2 कैंसिल होगा। h कितना था 6.6 इंटू 10⁻34 डिवाइडेड बाई 3.14। ठीक है, तो ये वैल्यू कितनी आएगी 2 पॉइंट समथिंग इंटू 10⁻34। यूनिट चेक कर लेना एंगुलर मोमेंटम की। देखो m क्या है kg, v क्या है मीटर पर सेकेंड, रेडियस क्या है मीटर, तो ये क्या हो जाएगा kg
मीटर स्क्वायर सेकंड इनवर्स। तो इस तरीके से ये एंगुलर मोमेंटम हो गया। तो इस तरीके से आपको क्वेश्चन कैलकुलेट करने हैं। अब इन तीनों को कंबाइन करके क्वेश्चन आते हैं, एंगुलर मोमेंटम, वेलोसिटी, रेडियस, एनर्जी। तो इस तरीके से, और बहुत सिंपल क्वेश्चन है, और अगर तीनों फॉर्मूलाज आपको अच्छे से पता है तो आप कोई भी क्वेश्चन कितना ही घुमा कर दे दे, किसी भी एग्जाम में दे दे, आप इजीली सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है बच्चों, तो अब अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ अपने फ्रेंड्स को रिकमेंड कीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि जो भी आने वाले नेक्स्ट आपकी वीडियो है उनकी इन्फॉर्मेशन आपको टाइम टू टाइम मिलती रहे। प्लीज़ लाइक इफ़ यू लाइक दिस वीडियो। ओके, थैंक यू सो मच, बेस्ट ऑफ लक, ऑल द बेस्ट।